हेलो। अब अपन देखेंगे सेक्शन 17। सेक्शन 17 कहाँ पे लगता है? दो चीज जगह पे लगता है। एक तो कि अगर आप एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों सप्लाईज करते हैं, ठीक है, एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाईज अगर आपके आउटवर्ड आउटपुट जो है वो दोनों है, तो जो इनपुट्स है और जो कैपिटल गुड्स है आपके, क्या उस पर आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा या फिर प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा? तो ये सवाल पैदा होता है। तो चलो देखते हैं सेक्शन 17। और दूसरा इसमें एक पॉइंट ये भी है कि कौन से आइटम्स पे, आइटम यानी गुड्स या सर्विसेज, हाँ, जिस पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। सो देयर आर फ्यू सर्विसेज एंड देयर आर फ्यू गुड्स ऑन विच क्रेडिट इज ब्लॉक्ड, यानी कि आप अगर उसको बिजनेस के अंदर भी यूज़ करोगे वो इनपुट्स है कैपिटल गुड्स को, तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग वन, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। तो पूरा सेक्शन ही बहुत इंटरेस्टिंग है और फिर इसके रूल्स भी है जो कि काफ़ी बढ़िया है। एक रूल ही 40 to 43 काफ़ी लंबे लंबे है, 5-6 पेजेस का एक एक रूल है और बहुत सारे कैलकुलेशन है उसके अंदर, पढ़ेंगे अपन, डोंट वरी। तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन 17, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। तो अपोर्शनमेंट का वर्ड से आपको आंसर ही समझ में आ गया होगा कि अगर अपन दो आउटपुट दे रहे हैं, एक टैक्सेबल है और एक एग्जेम्प्ट है, ठीक है, और इनपुट आया है, तो फिर उस इनपुट का पूरा क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा, कुछ प्रोपोर्शन मिलेगा और कुछ प्रोपोर्शन नहीं मिलेगा। सिंपल ना। और वो अपोर्शनमेंट किस रेशियो में करेंगे वो भी बहुत सिंपल है। हालांकि रूल्स में जाएंगे, देखेंगे डिटेल में कैलकुलेशन कैसे दिया है, बट जनरल लॉजिक के हिसाब से बहुत सिंपल है कि भाई जितना इनपुट आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज़ करोगे उसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, और जितना इनपुट अपन एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए यूज़ करेंगे उसका क्रेडिट अपने को नहीं मिलना है। एज सिंपल इज दैट। ओके, सो लेट्स सी। तो वहाँ लिखा है सबसे पहले पॉइंट के, व्हाट इफ द गुड्स एंड सर्विसेज यानी इनपुट्स, इसकी मतलब है इनपुट्स, द इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड। इनपुट्स में भी ये इनपुट भी आ सकते हैं, कैपिटल गुड्स भी आ सकता है, या इनपुट सर्विसेज भी आ सकते हैं। तीनों पॉइंट्स इसमें कवर्ड है। यूज्ड पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पस। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर अपन कोई इनपुट को पार्टली बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस का मतलब टैक्सेबल, और यानी टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई, और नॉन बिजनेस यूज़ में भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे मेरे पास एक व्हाटएवर कोई एसेट है जिसको मैं 70% ऑफ द टाइम बिजनेस में यूज़ करता हूँ और बाकी 30% टाइम प्राइवेट यूज़ में रखता हूँ, प्राइवेटली मैं उसको यूज़ करता हूँ घर के लिए, तो फिर मुझे पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए क्या? नहीं, 70% मिलना चाहिए, 30% नहीं मिलना चाहिए। तो वो उधर दिया है पहला पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट इज बिजनेस एंड नॉन बिजनेस यूज। ओके, सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि where the goods or services or both are used by the registered person partly for the purpose of any business, तो business का मतलब for making taxable supplies, and partly for other purposes, so other purposes यानी maybe private use, maybe some other use which is not a taxable supply. The amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the purpose of his business. सिंपल, जितना बिजनेस से रिलेटेड है उतना क्रेडिट आपको मिलेगा। अब ये एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे करना वो अपन रूल्स में देखेंगे, प्रपोर्शन कैसे निकालना, लेकिन लॉजिक समझ में आया। सेक्शन डिफाइंस द लॉजिक and rules define the formula. फिर सेकेंड है कि what if the goods and services are used partly for affecting taxable supplies and partly for affecting exempt supplies. यानी दोनों बिजनेस का पार्टी है, बिजनेस ही है, लेकिन बिजनेस के अंदर ही अपन दो सप्लाई कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो अब क्या करना? तो एक हो गया बिजनेस यूज एंड नॉन बिजनेस यूज, दूसरा हो गया कि बिजनेस यूज है लेकिन बिजनेस के अंदर ही अपने जो सप्लाईज है वो दो किस्म के हैं, टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल। फॉर एग्जांपल कि अपन बनाते हैं कन्फेक्शनरी आइटम्स, यानी बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं,
तो अलग अलग टाइप के हैं, कोको बिस्किट्स, दिस वो और अलग अलग आइटम जो भी है, कन्फेक्शनरी, चॉकलेट्स वगैरह। तो उसमें कुछ आइटम्स ऐसे हमारे जो टैक्सेबल में हैं और कुछ आइटम्स गवर्नमेंट ने एग्जाम करके रखे हैं। लाइक चॉकलेट्स को गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दिया है क्योंकि बच्चों का काफ़ी डिमांड है और बच्चों को गवर्नमेंट नाराज़ नहीं करना चाहता, इसलिए उस पर जीएसटी उन्होंने एग्जाम कर दिया है। ये एग्जाम्पल है, हाँ, ऐसा सच्ची में मत मानना। चॉकलेट्स टैक्सेबल है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन मान लो कि एग्जाम कर दिया है, तो फिर मैं तो दोनों बनाता हूँ मेरे फैक्ट्री के अंदर, तो फिर मुझे कैसे क्रेडिट लेना है और कितना लेना है। तो देखो, वेयर द गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ आर यूज्ड, गुड्स जब हम यूज करते हैं ना तो उसमें इनपुट्स भी आ गए, कैपिटल गुड्स भी आ गए। इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स दोनों कवर होते हैं गुड्स वर्ड में। और सर्विसेज तो ऑफ कोर्स इनपुट सर्विसेज are used by the registered person partly for affecting taxable supplies and including zero rated supplies। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जीरो रेटेड सप्लाईज जो है ना उसको अपन टैक्सेबल सप्लाई में मानते हैं। यानी अगर हमारा आउटपुट जो है वो जीरो रेटेड सप्लाई है तो वहाँ पर हमें इनपुट का क्रेडिट मिलता है। अभी जीरो रेटेड सप्लाई बेसिकली क्या होता है, लाइक एक एग्जांपल दूंगा, लाइक सप्लाई टू SEZ यूनिट। हम अगर आउटपुट जो हमारा फिनिश गुड्स वो SEZ यूनिट को सप्लाई कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या गवर्नमेंट के जो अलग अलग स्कीम्स है, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम और ऐसे ऐसे है उसमें, तो उसको अपन टैक्स तो नहीं करते, वो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन याद रखो कि जो इनपुट्स आ रहे हैं उसका क्रेडिट भी हमें मिलता है, उसका क्रेडिट मिलता है। इवन दो द आउटपुट इज एग्जेम्प्ट, द इनपुट क्रेडिट इज अलाउड, इसलिए इसको जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं। जीरो रेटेड का फंडा ही वो है, जीरो रेटेड यानी आउटपुट भी एग्जेम्प्ट है और इनपुट भी एग्जेम्प्ट है। इनपुट भी एग्जेम्प्ट है उसका मतलब जीरो रेटेड होता है, आउटपुट भी एग्जेम्प्ट, इनपुट भी एग्जेम्प्ट। लेकिन इनपुट पे तो टैक्स लग के आया होगा ना, क्योंकि किसी और ने हमको सप्लाई किया तो उसने तो टैक्स लगा के हमको दिया, तो हम उसका क्रेडिट ले सकते हैं और उसको और कहीं पे यूज़ करके सेट ऑफ कर सकते हैं। आया समझ में? तो इस तरह से ज़ीरो रेटेड है। तो ज़ीरो रेटेड को अपन क्रेडिट अलाउ करते हैं, ये बात दिमाग में डाल दो। ज़ीरो रेटेड सप्लाईज जो आउटपुट में हमारे ज़ीरो रेटेड है तो उसको एज गुड एज टैक्सेबल मान के अपन जो इनपुट का ITC है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो अलाउ करेंगे। ओके, वेरी गुड। तो इसलिए टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर ही अपन जीरो रेटेड को भी लेते हैं, और जहाँ प्रपोर्शन भी निकालेंगे तो जीरो रेटेड वालों को टैक्सेबल के अंदर ही, यानी टैक्सेबल टर्नओवर के अंदर ही उसको भी ऐड कर देंगे एज इफ इट इज टैक्सेबल। तो इसे लिखा है फॉर टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर द इंटीग्रेटेड IGST एक्ट एंड पार्टली फॉर अफेक्टिंग एग्जाम सप्लाईज अंडर दिस said acts, यानी CGST में या फिर IGST में, the amount of credit shall be restricted to obviously so much of the input tax as is attributable to the said taxable supplies including zero rated supplies। सिंपल है ना। तो मेरा अगर टोटल सेल्स जो है, टोटल सप्लाई की वैल्यू वो 100 है, जिसमें टैक्सेबल की 50 है, ज़ीरो रेटेड 25 है और एग्जेम्प्ट कैटेगरी में 25 है, तो टैक्सेबल और ज़ीरो रेटेड का मिला के 75 हो गया। तो मेरा जो भी इनपुट टैक्स लग के आ रहा है उसका 75% क्रेडिट मिलेगा, और जो 25% एग्जाम सप्लाई के लिए है उतना क्रेडिट प्रोपोर्शनेटली नहीं मिलेगा। सिंपल लॉजिक इज़ वेरी सिंपल। उसका जो फॉर्मूला दिया है गवर्नमेंट ने वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अपन देखते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, अब यहाँ बोला है कि जो एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा ना, और जो टैक्सेबल सप्लाईज है और जो ज़ीरो रेटेड सप्लाई के लिए जो इनपुट्स है उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, और जो एग्जाम सप्लाई के लिए है उसके लिए नहीं मिलेगा। तो एग्जाम यानी वही जो अपन ने पढ़े थे, इतने सारे एग्जामेशन, 80-90 एग्जामेशन देखे थे ना, तो वो सब उसके लिए नहीं मिलेगा। तो फिर उसकी वैल्यू कैसे निकालना, एग्जाम सप्लाईज की वैल्यू कैसे निकालना, तो वो भी दिया है सबसेक्शन 3 में कि द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई अंडर सबसेक्शन 2
शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो ये भी रूल्स में है, प्रिस्क्राइब को अपन देखेंगे. एंड शैल इंक्लूड सप्लाईज ऑन विच द रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. इंटरेस्टिंग. इन देखो, एग्जेम्प्ट सप्लाई जो है वो कौन सा होगा? तो अगर ये मेरे सप्लाईज है तो एक है मेरे एग्जेम्प्ट सप्लाईज. एग्जेम्प्ट यानी जिस पे टैक्स भरना ही नहीं है, वो 80-90 जो देखे थे प्योरली एग्जेम्प्ट है, उस पे टैक्स भरना ही नहीं. दूसरे वो होंगे जिसमें अपने को पे नहीं करना, जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा. तो ये आरसीएम वाले हैं. मीन्स टैक्स इज पेएबल बाय रेसिपिएंट. RECP यानी रेसिपिएंट. रेसिपिएंट भरेंगे, अपन नहीं भरेंगे. तो ये वाले जो सप्लाईज है, इससे रिलेटेड जो अपने इनपुट्स होंगे, क्या उसका क्रेडिट अपने को मिलेगा, यानी ये जो सप्लायर है उसको मिलेगा? तो आंसर है नो, क्योंकि इस पे अपने को टैक्स नहीं भरना ना, अपन टैक्स नहीं भर रहे, इसलिए इसका क्रेडिट अपने को नहीं मिलेगा. आ रहे समझ में? तो इसका क्रेडिट अपने को नहीं मिलेगा. तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज में ये दोनों आ गए. ये दोनों को अपन एग्जेम्प्ट गिनेंगे. जिस पे कोई टैक्स नहीं है वो भी एग्जेम्प्ट ही है, और जो आरसीएम में सामने वाला टैक्स भरेगा और अपन सप्लायर जो है वो नहीं भर रहा है टैक्स, उसको भी हम एग्जेम्प्ट सप्लाईज मानेंगे. अंडरस्टूड? तो देखो, इसको और डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ मैं. इसमें क्या होगा कि ये अपने इनपुट्स हैं और ये अपने आउटपुट है मान लो, ठीक है, और अपन ये सप्लायर है बीच में. अब इनपुट पे टैक्स लग के आया. इनपुट में आ गए तुम्हारे इनपुट गुड्स, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स. और आउटपुट अगर एग्जेम्प्ट है तो फिर आईटीसी अलाउड नहीं रहेगा. आईटीसी नॉट अलाउड. सिंपल. ये जो टैक्स है इनपुट का, इसका अपने को आईटीसी नहीं मिलेगा. दूसरा है कि ये टैक्स लग के तो आया और अपने जो आउटपुट है वो एग्जेम्प्ट है बिकॉज दे आर जीरो रेटेड. जीरो रेटेड एग्जेम्पशन जो होता है, जीरो रेटेड एग्जेम्पशन होता है जिसमें, जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल आपको दिया, बाकी अपन डिटेल लिस्ट बाद में पढ़ेंगे वक्त आने पर. तो जीरो रेटेड में आता है तुम्हारा जैसे सप्लाई टू SEZ. तो वहाँ गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि दोनों तरफ एग्जेम्पशन है, नॉट जस्ट द आउटपुट बट द इनपुट ऑल्सो. और ये वाले नॉर्मल जो एग्जेम्पशन है, जो अपन ने लंबा लिस्ट देखा, पूरा चैप्टर स्टडी किया, वो क्या है कि उसमें सिर्फ आउटपुट एग्जेम्प्ट है, उसमें जो इनपुट है वो टैक्सेबल है. तो ये इनपुट पे जो टैक्स लग के आया वो लास्ट टैक्स रहेगा, उतना बर्डन आपके ऊपर गिरेगा, तो उसका आप आईटीसी नहीं ले सकते. सो दैट बर्डन फॉल्स. ओके. लेकिन ये जो है जीरो रेटेड, इसमें आपको ये जो इनपुट टैक्स है इसका आईटीसी अलाउड है, और वो आप कहीं और उसको सेट ऑफ कर सकते हो. कोई और आउटपुट है अपना जो टैक्सेबल है, उसमें अपन इसको भी यूज कर लेंगे. तो दैट इज द एडवांटेज. जीरो रेटेड में डबल एडवांटेज है, आउटपुट भी एग्जेम्प्ट और इनपुट पे जो टैक्स लग के आया वो भी एग्जेम्प्ट है, वो अपन कहीं और सेट ऑफ कर सकते हैं. फिर तीसरा है कि ये टैक्स इनपुट पे तो लग के आया और आउटपुट जो है वो अपने हाथ में टैक्सेबल नहीं है. इट इज टैक्सेबल अंडर RCM इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट. तो इसका अपने को आईटीसी जो है वो नहीं मिलेगा, उसको अपन एग्जेम्प्ट गिनते हैं. ठीक है, इट विल नॉट बी अलाउड. और तीसरा तो नॉर्मल है कि ये टैक्स लग के आया और अपना आउटपुट जो है वो टैक्सेबल है, तो वहाँ आईटीसी अपने को सीधा सीधा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और एक बता दूं कि ये जो है नॉन लेविएबल में अगर आते हैं, वो इनिशियली वाले जो देखे थे अपन ने, नॉन लेविएबल, नेगेटिव लिस्ट, शेड्यूल 3 या वो दारू वगैरह, तो उसको अपने को आईटीसी मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता. आईटीसी नॉट अलाउड, एब्सोल्युटली नॉट अलाउड, क्योंकि लेविएबल ही नहीं है ना. तो उसमें जो इनपुट आ रहा है उस पर अपने को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा.
लॉजिक सिंपल है। सेट ऑफ अलाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट का लॉजिक क्या है? टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। लेकिन आउटपुट पे अगर डबल टैक्सेशन हो ही नहीं रहा तो इनपुट पे क्रेडिट का ही को देने का है ना। डबल टैक्सेशन होगा तो क्रेडिट देंगे। अच्छा, और इसका भी जो लॉजिक है देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये आरसीएम वाले का जो लॉजिक है, क्योंकि आरसीएम जो है वो एक्चुअली एग्जेम्पशन नहीं है। आरसीएम तो क्या है कि सप्लायर टैक्स नहीं भर के जो ये होता है तुम्हारा रेसिपिएंट, वो टैक्स भरता है ना। बाकी द गुड्स आर टैक्सेबल, द सर्विसेज आर टैक्सेबल, सिर्फ पर्सन चेंज होता है उसमें। तो फिर आप कहेंगे सर इसमें आईटीसी नहीं मिलेगा तो क्या डबल टैक्सेशन नहीं होगा? इफ आईटीसी इज नॉट अलाउड विल इट नॉट रिजल्ट इन डबल टैक्सेशन, है ना, सवाल पैदा हुआ। तो उसका आंसर देखो मैं आपको समझाता हूँ कि डबल टैक्सेशन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो देखो यहाँ पे ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, ठीक है। अब सप्लायर ने अपना इनपुट लेके आया जिस पे 100 रुपये का टैक्स लगा हुआ था, और वो अपना आउटपुट जो है वो अगले रेसिपिएंट को सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे टैक्स लगा है मान लो कि 150 रुपये, लेकिन ये 150 रुपये उसको तो पे नहीं करना है ना। ही विल नॉट हैव टू पे दिस 150 बिकॉज इट इज़ कवर्ड बाय आरसीएम। तो आरसीएम में ये जो रेसिपिएंट है इसके लिए ये इनपुट बना, तो ये इनपुट का जो टैक्स है 150 वो ये पे करेगा, रेसिपिएंट पे करेगा, है ना, वो पे करेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि यहाँ से तो लग के आएगा नहीं, ये तो भरेगा नहीं टैक्स, नो टैक्स। तो इसलिए अपन क्या करेंगे कि ये जो 100 रुपये का बर्डन है उसको वहाँ ख़त्म कर देंगे। तो ये 100 रुपये का कोई क्रेडिट अपन नहीं देंगे सप्लायर नंबर 1 को, तो ये 100 रुपये का बर्डन वहाँ पे आके रुक गया। लेकिन ये 150 रुपये जो रेसिपिएंट पे करेगा, अब ये 150 रुपये वो पे करेगा, और ये जो पे करता है ना ये इन कैश करना पड़ता है, यानी इस आदमी के पास भी अपना कोई दूसरा क्रेडिट पड़ा होगा, वो क्रेडिट को यूज़ नहीं कर सकता। दिस हैज़ टू बी पेड इन कैश, और ये कैश पे करके इसका फिर उसको खुद को आईटीसी अलाउ कर दिया जाता है, समझ रहे? तो ये आईटीसी उसको खुद को मिल जाएगा, और फिर उसका जब आउटपुट वो निकालेगा उसमें अगर 210 रुपये टैक्स आ रहा है तो ये 150 फिर वहाँ से सेट ऑफ करके वो 60 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे करेगा। इस तरह से इसका कैलकुलेशन चलते जाएगा। तो ये 100 रुपये का बर्डन यहाँ पे आ जाएगा सप्लायर 1 के ऊपर, और सप्लायर 2 जो है यानी रेसिपिएंट जो है हु विल देन बिकम अ सप्लायर, तो वो पहले टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज में, और रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के बाद उसको फिर वहाँ पे सेट ऑफ कर सकता है उसके आउटपुट के अगेंस्ट। गॉट इट? तो इस तरह से वो चलते रहेगा। वेरी गुड। तो इसलिए यहाँ लिखा था पॉइंट नंबर 3 में यानी सबसेक्शन 3 के अंदर कि वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई अंडर सबसेक्शन 2 shall be such as may be prescribed and shall include the supplies on which the recipient is liable to pay tax on reverse charge basis। ये पहला पॉइंट। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज जो है ये भी आप जानते हैं कि ये नॉन लेविएबल है, तो अगर अपने ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज भी है तो उसको भी अपन एग्जेम्प्ट कैटेगरी मानकर उसको भी, उसका जो टर्नओवर है उसको भी इंक्लूड करेंगे। सेल ऑफ लैंड अगर है तो उसको भी करेंगे क्योंकि लैंड पे जीएसटी नहीं लगता। एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। अगर हम बिल्डिंग वगैरह को भी सेल करते हैं तो उसको भी अपन एग्जेम्प्ट वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। लेकिन वहाँ जो दिया है सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 वो है कंस्ट्रक्शन सर्विस, जहाँ पर एक बिल्डर अपने फ्लैट स्कीम्स बना करके कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के पहले उनको सेल कर देता है, उसको कंसिडरेशन मिल जाता है पार्ट या फुल, तो फिर अपन उसको टैक्सेबल लेते हैं ना।
तो ये वाला जो है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन सर्विस विच इज टैक्सेबल, टैक्सेबल कंस्ट्रक्शन सर्विस। लेकिन अगर अपन ने पूरा कंसिडरेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद रिसीव किया है, फुल कंसिडरेशन इज, एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो वो एग्जेम्प्ट होता है ना। तो वो एग्जेम्प्ट है तो फिर उसको यहाँ लेंगे, एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में लेंगे। और लैंड तो हमेशा एग्जेम्प्ट ही है। देन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, एक्सप्लेनेशन में लिखा है the expression value of exempt supply shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule 3 that is not supply, except those specified in para 5 of the said schedule, that is chairperson, member or director in a body corporate established by central government, state government or local authority। ये para 5 वाला आइटम है, जो चेयरपर्सन्स होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के जो अंडरटेकिंग्स है उसके चेयरपर्सन, मेंबर्स, डायरेक्टर्स जो अपने सर्विसेज देते हैं और उनको जो फीस मिलती है वो एग्जेम्प्ट है, तो उस एग्जेम्पशन को अपन यहाँ एग्जेम्प्ट वैल्यू में लेंगे। लेकिन बाकी जो आइटम्स है तो उसको अपन नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा मत समझना कि उस पर हम क्रेडिट को अलाउ करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। शेड्यूल 3 वाले अगर आपके सप्लाईज है, आउटपुट सप्लाई, तो उसमें इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये वैल्यू जो दिया है, वैल्यू में अपन उसको नहीं लेंगे क्योंकि वो तो पहले ही बाहर हो जाता। अब वो आपको भी समझ में आएगा, अभी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। जब अपन रूल में जाएंगे तो वहाँ वो सेग्रीगेशन कैसे होता है, किस पे लेना किस पे नहीं लेना, वो सब आपको फिर क्लैरिटी मिलेंगी। फिर आईटीसी टू बैंक्स, बैंक्स में भी देखो, बैंक में भी सेम प्रॉब्लम है ना, क्योंकि बैंक के जो आउटपुट सर्विसेज है वो कुछ टैक्सेबल भी है और कुछ एग्जेम्प्ट भी है। जैसे बैंक है, और अपन ने को एग्जेम्पशन वाले पूरे उसमें पढ़ा था कि बैंकिंग सर्विसेज में लोन देना, जिसका कंसिडरेशन बैंक को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, है ना, या डिस्काउंटिंग। तो इंटरेस्ट या डिस्काउंट का जो कंसिडरेशन है बैंक को जो मिलता है लोन वोन देने के लिए, तो वो एग्जेम्प्ट है, या बिल डिस्काउंटिंग वगैरह करने के लिए, तो वो वाले सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। लेकिन उसके अलावा जो बैंक चार्जेस होते हैं, लोन के अप्रूवल चार्जेस, फीस, फिर पेनल्टीज़ जो बैंक चार्ज करता है, लोन के रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो गया तो पेनल्टी लगा देता है, तो क्रेडिट कार्ड चार्जेस वगैरह, डिमांड ड्राफ्ट चार्जेस, कमीशन, ये सब चार्जेबल है बैंक में। तो बैंक का जो टोटल बिजनेस है उसमें कुछ आइटम्स चार्जेबल है और कुछ आइटम्स एग्जेम्प्ट है। तो वैसे देखा जाए तो उन्होंने भी प्रपोर्शन बेसिस पे लेना चाहिए, लेकिन यहाँ उनको एक ऑल्टरनेटिव दिया है, ऑल्टरनेटिव भी दिया है। और ये ऑल्टरनेटिव इसलिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शनल है। वो चाहे तो जो नॉर्मल फार्मूलाज अपन देखेंगे अभी रूल्स के, वो यूज़ करके अपन कर सकते हैं। और एक उनको सिंपल ऑल्टरनेटिव दिया है कि भैया तुम एक काम करो, कहाँ फार्मूला लगाते बैठोगे, इतने कैलकुलेशन करोगे हर महीने। तुम एक काम करो, हर महीने जितना भी इनपुट क्रेडिट आता है तुम्हारे पास, यानी जो जो परचेजेस हम करेंगे तो इनपुट क्रेडिट जमा होगा, उसका 50% तुम ले लो और 50% को छोड़ दो। सिंपल फॉर्मूला, ईज। तो वो एक ऑल्टरनेटिव है, 50% क्रेडिट ले लो और 50% को इग्नोर कर दो, हो गया काम। तो वो यहाँ दिया है सबसेक्शन 4 में कि बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन तीनों को ऑप्शन है। बैंकिंग कंपनी जो सारे बैंक है हमारे, जो दुबत खाते वाले हैं मोस्टली तो अभी आजकल। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसमें भी काफ़ी सारे डूब रहे हैं। कर्टेसी ऑल आर इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिग वंस, एंड इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी engaged in supplying services by way of accepting deposits, extending loans or advances, वो तो यूज़ करते हैं, वो कोई मतलब का नहीं है। shall have the option है to either comply with the provisions of subsection 2, subsection 2 जो अपने देखा proportionately लो, proportionately मत लो, और proportion कैसे निकालना तो वो रूल में दिया है जो अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो या तो वो फॉलो करें, या फिर और
avail of every month an amount equal to 50% of the eligible input tax credit on inputs, capital goods and input services in that month and the rest shall lapse. सिंपल है ना, 50% लो हर महीने और 50% लैप्स हो जाएंगे. और 50% भी किसका? एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट. ऑन इनपुट्स यानी इनपुट गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज. तो इसमें कैपिटल गुड्स भी आ गया. तो इनपुट गुड्स यानी रॉ मटेरियल वगैरह वो भी आ गया, कैपिटल गुड्स भी आ गए, प्लांट मशीनरी वगैरह, और इनपुट सर्विसेज जो उनको मिलती है बैंक्स को. तो ये सब पे 50% लेने का, 50% भूल जाने का, वो लैप्स हो जाएगा. सिंपल ऑल्टरनेटिव है. और एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है, जैसे अपन अभी अगला वाला देखेंगे सबसेक्शन 5, उसको ब्लॉक्ड क्रेडिट्स कहते हैं. तो जो क्रेडिट मिलने वाला ही नहीं है उसका 50% नहीं मिलेगा, सिर्फ जो मिलने वाला है, जो एलिजिबल क्रेडिट्स है उसका 50%, और जो इनएलिजिबल है उसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना. ऐसा. Provided that the option once exercised shall not be withdrawn during the remaining part of the financial year. यानी ये दो ऑप्शन है, एक तो एक्चुअल प्रपोर्शन निकाल के या एक 50%. तो ये दोनों में से जो भी ऑप्शन वो चूज करेंगे बैंक, वो पूरे साल के लिए करना है. सो फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर यू विल हैव टू फॉलो द सेम मेथड. अगले साल आप मेथड को चेंज कर सकते हो. तो एक साल आपने लिया एक्चुअल प्रपोर्शन, दूसरे साल लिया 50%, फिर तीसरे साल 50%, फिर चौथे साल एक्चुअल प्रपोर्शन. ये आप कर सकते हो, ठीक है. सो एवरी ईयर यू कैन चेंज योर ऑप्शन, बट वॉट एवर यू चूज इज फॉर द होल ईयर. And provided further that the restriction of 50% shall not apply to tax paid on supplies made by one registered person to another registered person having the same PAN. तो बैंक्स में क्या होता है, ब्रांचेज होते हैं ना, हज़ारों ब्रांचेज है, अलग अलग स्टेट्स में ब्रांचेज है. तो हर स्टेट में उनका सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, है ना. तो जैसे कर्नाटका ब्रांच ने एक सर्विस, आपस में उन्होंने सर्विस दी टू तमिलनाडु ब्रांच ऑफ द सेम बैंक. SBI के कर्नाटका ब्रांच, बेंगलोर ब्रांच ने सर्विस दी चेन्नई ब्रांच को, तो उसमें भी टैक्स लगता है. तो वो जो टैक्स इधर लगा, मान लो 100 रुपये इधर हमने भरे, तो वो तमिलनाडु ब्रांच क्या उसका भी 50% क्रेडिट लेगा? नहीं, इसका पूरा 100% मिलेगा. तो जो अपना ही एक ब्रांच एक दूसरे ब्रांच को सर्विस दे रहा है, एंड इफ दे आर रजिस्टर्ड सेपरेटली, तो वहाँ क्रेडिट पूरा मिलेगा. जितना यहाँ भरेंगे उतना वहाँ क्रेडिट मिलेगा, उसको आधा नहीं करने का. तो ये 50% किसको करना है? जो बाहर से अपन सर्विसेज लेके आते हैं. कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बैंक को सर्विस दिया, और किसी ने दिया, एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने सर्विस दिया, या कोई गुड्स परचेज करके लाए बाहर से, तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन 50% का लगेगा. बट नॉट फॉर इंट्रा सर्विस. अपना ही अंदर का सर्विस, अपना ही एक ब्रांच अपने ही दूसरे ब्रांच को सर्विस दे रहा है, और अगर उस पर GST लग रहा है तो उसका फुल क्रेडिट सेकेंड ब्रांच को मिलेगा. उसको 50% अपन नहीं करेंगे. ठीक है, यहाँ तक समझ में आए? तो दो ही बातें देखी अभी तक तो हमने. वैसे देखा जाए तो एक है कि अगर पार्ट बिजनेस और पार्ट नॉन बिजनेस है तो क्या करना, प्रोपोर्शनेटली लेना, प्रोपोर्शनेटली नहीं लेना. और दूसरा देखा कि अगर अपने दो आउटपुट है, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट, तो उसमें कितना लेना और कितना नहीं लेना. अब चलते हैं अपन सबसेक्शन 5 के ऊपर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. और यहाँ पर अगर आपके बुक में, क्योंकि इनिशियली मैंने बुक निकाले थे, कुछ प्रिंट में चले गए थे, उसमें ये सबसेक्शन 5 का अमेंडमेंट है. ये भी जैसे सेक्शन 16 में मैंने आपको बताया था कि ये किया तो था लेकिन सेव नहीं हुआ था, शायद फाइल कुछ तो भी गड़बड़ हो गई थी. तो कुछ बुक प्रिंट हो गए थे जिसमें ये सबसेक्शन 5 पुराना आपको दिखता होगा, AB.
तो अगर वो या 1-2 दिखता होगा, रोमन 1-2, अगर वैसा दिख रहा है आपके बुक में तो उसको थोड़ा सा चेंज कर लो, उसके नंबरिंग भी 1-2 की जगह अपन ए डबल ए ऐसे देंगे, और ये डबल ए और ए बी वगैरह जो है वो थोड़ा सा ऐड हुआ है। तो ए बी एंड बी, ये जो पहले 4 क्लॉजेज है ना वो चेंज है, तो उसमें आप इसको नोट डाउन करते जाए, पॉज करके आपकी बुक में एक शीट पे नोट डाउन करके उसको चिपका दे, ठीक है। और अगर आपको इसी तरह से दिख रहा है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जिनको ऐसा नहीं दिख रहा वो थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो कुछ नोट्स पुराने प्रिंट हो गए थे, जब मुझे समझ में आया कि इसमें गलती हो गई है तो फिर मैंने चेंज करके उसको नए प्रिंट निकाले। ओके, तो क्या कहते हैं, देखो सबसेक्शन 5 है, इसको ऊपर में ब्लॉक्ड क्रेडिट्स भी आप लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। तो कहीं अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक क्रेडिट्स, इसका मतलब समझ लेना सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। तो ब्लॉक क्रेडिट बहुत सिंपल है इसका लॉजिक। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे इनपुट्स या कैपिटल गुड्स है या इनपुट सर्विसेज है जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी है वो हमको क्रेडिट अलाउ नहीं करना चाहता, हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जो इनपुट टैक्स लग के आया वो एज अ बर्डन हमारे ऊपर फॉल हो जाएगा और वो आगे सेट ऑफ नहीं हो सकता। मीन्स इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द चेन, इट विल फॉल, द बर्डन विल फॉल ऑन अस, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। तो कौन से है, लेट्स सी, और उसके लॉजिक्स भी है, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। तो लिखता है कि नॉटविथस्टैंडिंग, नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब ओवरराइडिंग इफेक्ट। तो सेक्शन 16 में तो लिखा है कि आपको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन ये बोलता है भैया वहाँ लिखा हो तो लिखा हो लेकिन तुमको नहीं मिलेगा। तो इसलिए वर्ड है नॉटविथस्टैंडिंग, यानी कि ओवरराइडिंग इफेक्ट। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 of 16 and subsection 1 of 18, input tax credit shall not be allowed, not be available in respect of following, namely A। ठीक है, अब मैंने जैसे कहा है कि पुराने अगर आपके पास है तो पहले पॉज करें लेक्चर, और ये ए डबल ए बी इनको एक अलग शीट पे लिखते जाएं। एक्चुअली बहुत कोई ज़बरदस्त चेंज नहीं है, इट इज़ अ रीड्राफ्टिंग ऑफ द ओल्ड ए एंड बी। ठीक है, तो पहले यहाँ पॉज करें, ए और डबल ए लिख ले, फिर यहाँ पॉज करके ए बी लिख लें, ठीक है, और फिर यहाँ पॉज करके बी लिख लें। तो ए डबल ए बी बी, यहाँ तक लिखना हो गया आपका, ठीक है। तो फिर ये आगे के जो है उसके सिवा आपको नंबरिंग चेंज करना है। उसमें पहले रोमन नंबर्स में दिया था, लेकिन उसको अल्फ़ाबेट्स में कर दे, CDEFGHI। CDEFGHI। ओके, डन विद द करेक्शंस, वेरी गुड। तो अब अपन पढ़ते हैं। सो लेट्स सी, ए से शुरू करते हैं। मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स, यानी कौन से हो गए, ये मोटर कार्स हो गए। तो कौन सी कार, नैनो से लेकर के आल्टो और सेंट्रो और थोड़ी बड़ी कार सेडान्स, SUVs सब आ गए इसमें, ठीक है, सब आ गए। ऑल काइंड ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, सारे पैसेंजर्स व्हीकल्स आ गए,
सब दिमाग में डाल लिया आपने, छोटी कार से लेके तुम्हारी SUV तक सब आ गई इसमें। हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13 पर्सन्स इंक्लूडिंग ड्राइवर। यानी ये कौन से वाले व्हीकल्स हो गए, जो लेस देन या इक्वल टू 13 पैक्स की कैपेसिटी है, उसको पैक्स कहते हैं, यानी पर्सन्स। 13 या उससे कम के पासिंग वाले जितने व्हीकल्स है वो इधर आ गए। तो इसमें इसलिए वो 4 वाले भी आ गए, 5 यानी तुम्हारे ये ई व्हीकल्स भी आजकल है, ई रिक्शाज एंड ऑल, वो भी आ गए। प्लस इसमें तुम्हारे नॉर्मल जो मोटर कार 5 सेडान 5 का होता है, SUV भी कुछ 5 की है, छोटे SUVs, बड़े SUVs 7 कैपेसिटी के है। फिर इसमें वो थोड़ी सी लंबी कार एक आती है, विंगर वगैरह रहती है, जिसका 9-10 का पासिंग होता है, ट्रैक्स वगैरह 11-12 का पासिंग होता है। वो सब इधर आ जाएंगे। जो भी 13 या उससे कम पासिंग का व्हीकल है, इंक्लूडिंग ड्राइवर प्लस पैसेंजर्स मिलाकर 13 या उससे कम, वो इधर आएंगे। समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू कॉन्सेप्चुअलाइज एंड विजुअलाइज? वेरी गुड। तो इधर आ गए, तो इसका अपने को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। कल ही मालूम है मैं मर्सिडीज बेंज बुक करके आया, टॉप एंड मॉडल 3.67 करोड़, लेकिन मेरे को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। कितनी बुरी बात है। एंड आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर माई बिजनेस, कोई पर्सनल यूज में भी नहीं है, बिजनेस यूज में है। तो देखो, एक इसको कोरिलेट भी कर देता हूं आपके लिए कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन अपने को मिलता है। तो ये जो कार मैंने खरीदा, कितना कहा मैंने अभी आपको, 3.67 करोड़ है ना, इसका मेरे को इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? आंसर है यस, बिल्कुल मिलेगा। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन अलाउड है, लेकिन इसका जो GST अमाउंट होगा उसका हमें क्रेडिट ITC नहीं मिलेगा। कितनी बुरी बात है ना? आ गया दिमाग में, कॉन्सेप्चुअलाइज हो गया। मोटर कार का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट व्हेन, अब उसमें कुछ एक्सेप्शंस, 3 एक्सेप्शंस। ये 3 सिचुएशन में मोटर कार का ITC मिलेगा। तो कौन से 3 केस है? तो लिखा है एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग taxable supplies, namely further supply of such motor vehicles। यानी अगर आपका काम डीलरशिप का है, आप कार खरीदते हो और आगे बेचते हो, जितने कार डीलर्स है जो कार मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और आगे बेचते हैं, तो अगर आपका काम खरीदना और बेचना है, खरीदना और बेचना है, तो आपको क्रेडिट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, you will get the credit। तो फर्स्ट इज कार डीलर्स, सिंपल, फर्दर सप्लाई के लिए। नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, यानी आप चला रही हैं टैक्सी का बिजनेस है आपका, तो आप फर्दर काम क्या कर रहे हो, यानी आपने मोटर कार खरीदे और क्यों खरीदे? फॉर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बिजनेस, यानी आप टैक्सी चलाने का काम कर रहे हैं, या वो टूरिस्ट व्हीकल जिसको हम कहते हैं। नहीं, अपन कहीं भी जाते हैं तो टूरिस्ट व्हीकल के नाम से लिखा होता है उसके पीछे, और उसका नंबर भी अलग कलर में होता है ना, टूरिस्ट व्हीकल। आई थिंक येलो उनकी पट्टी, अपनी वाइट रहती ना, वाइट पे ब्लैक, तो उनका येलो कलर का वो रहता है, उस पर ब्लैक रहता है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स हो गए, तो उनको क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा वो है ना। अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो क्या करो कि एक टूर ऑपरेटर की कंपनी खोल लो, टूरिस्ट कंपनी खोल लो, और फिर उसके नाम से आप परचेज़ करो। तो उसके नाम से परचेज़ करोगे तो आपको क्या है कि जो ITC है वो मिल जाएगा। गुड। एंड नंबर 3, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल। जितने भी कार ड्राइविंग स्कूल्स है ना, जो कार चलाना सिखाते हैं नए लोगों को, यानी नॉर्मली बच्चों को, तो उनको भी क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे हमारे बाजू में ही एक है ड्राइविंग स्कूल्स,
वजलवार ड्राइविंग स्कूल हमारे बिल्कुल नेक्स्ट गली में है। तो जितने भी ये ड्राइविंग स्कूल्स है उनको क्रेडिट मिलेगा, वो जितने भी कार खरीद के लाते हैं तो उनको क्रेडिट मिलेगा। तो एक तो हो गए डीलर्स, कार डीलर, दूसरा टैक्सी या टूरिस्ट कंपनीज, और तीसरा ड्राइविंग स्कूल्स। इनको अलाउड। लेकिन फारूक हक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बिजनेस रन कर रहा है, तो उसके लिए नहीं है। या इवन फॉर कंपनीज लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इफ दे परचेज 50 कार्स फॉर द डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स, नो क्रेडिट। ओके, चलो तो ये पहला पॉइंट हुआ, समझ में आ गया। मोटर कार का बहुत सिंपल है, याद सब रखने का है, इसलिए मैं विजुअलाइज कराते रहता हूँ ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये विजुअलाइजेशन से आपको जल्दी से समझ में आएगा। ओके, फिर उसी लाइंस पे नेक्स्ट है सेम लॉजिक के साथ, और वो है वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। सो वेसल्स इन शिप्स, बोट्स एंड एयरक्राफ्ट तो ऑफकोर्स समझ में आ गया आपको। एयरक्राफ्ट इंक्लूड्स हेलीकॉप्टर्स एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज। तो फिर एक्सेप्शन है, यानी जहां मिलेगा क्रेडिट, और वो कहां मिलेगा। नंबर 1, फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज विच इंक्लूड्स फर्दर सप्लाई। तो फर्दर सप्लाई यानी वही डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, आगे बेचने का काम। नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में यहाँ पे कौन आएगा, शिपिंग कंपनीज एंड एयरलाइंस। तो एयरलाइंस का तो काम ही वो है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का, इंडिगो, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज तो डूब गया, तो जो भी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। तो इसमें शिपिंग भी लिख सकते हैं अपन, जो शिप्स चलाने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम। या फिर एयरलाइंस, एयरलाइंस के एग्जांपल तो अपने पास है ही, इंडिगो, स्पाइस जेट वगैरह वगैरह, है ना। तो इंडिगो अगर कल चल के 10 एयरक्राफ्ट खरीदता है नए वाले, तो उस पर जो भी जीएसटी लग के आएगा उसका क्रेडिट उनको मिलेगा। थर्ड इज इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग सच वेसल्स। तो वेसल्स के लिए वर्ड नेविगेटिंग है, वही चलाना सिखाना, शिप को कैसे चलाना ये सिखाते हैं। एंड ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट्स। एयरक्राफ्ट फ्लाइंग स्कूल्स जो होते हैं, है ना, फ्लाइंग स्कूल्स होते हैं ना। मैं सोच रहा हूँ ज्वाइन करने का भी, नागपुर फ्लाइंग क्लब करके, लेकिन पता चला है कि उनके एयरक्राफ्ट जो है ना बहुत पुराने, बिल्कुल जंग खाए हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं डर रहा हूँ, साला ऊपर गए सीखने के लिए और सीधा नीचे आ गए। अदरवाइज फ्लाइंग स्कूल्स बहुत सारे हैं। तो फ्लाइंग स्कूल वाले अगर कोई एयरक्राफ्ट खरीद के लाते हैं फॉर इम्पार्टिंग पायलट ट्रेनिंग, तो उनको क्रेडिट मिलेगा। राइट, सिंपल। एंड सेकेंड में है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए है तो उसका भी क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, अगर वेसल से एयरक्राफ्ट है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो उसमें क्रेडिट मिल जाएगा। तो इसमें कौन आएंगे, वेसल्स में शिप्स, जो बड़े बड़े कार्गो शिप्स हैं, कार्गो शिप्स एंड प्लेन्स। जैसे ये कंपनी है ना, बड़ी बड़ी जो कंपनी DHL वगैरह, तो उनके खुद के प्लेन्स होते हैं फॉर सप्लाई ऑफ कार्गो। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट के अगर ये वेसल्स या प्लेन्स है तो क्रेडिट मिलेगा। ओके, वेरी गुड। अब आप कहेंगे सर ऊपर मोटर व्हीकल में ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का एक्सेप्शन नहीं था। अरे पागल लोग, इसमें रिस्ट्रिक्शन ही देखो क्या है। मोटर व्हीकल में रिस्ट्रिक्शन ही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में रिस्ट्रिक्शन डाला ही नहीं है गवर्नमेंट ने। तो जो ट्रक्स वगैरह है, ट्रक्स एंड लॉरीज या टेम्पो वगैरह, जो मालवाहक क्या बोलते हैं उसको, व्हीकल्स है, उस पर तो रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं ना, उस पर तो क्रेडिट अलाउड है पहले से। तो ट्रक्स वगैरह हो गए उस पर तो क्रेडिट पहले ही अलाउड है। लेकिन वेसल्स एयरक्राफ्ट में उन्होंने पैसेंजर नहीं बोला था ना, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट बोला है, तो इसलिए फिर उनको गुड्स वाला एक्सेप्शन अलग से देना पड़ा।
आया समझ में? वेरी गुड. सो इन शॉर्ट, चाहे आपके रोड व्हीकल्स हो या एयरक्राफ्ट्स हो या शिप्स हो, अगर ये गुड्स ट्रांसपोर्ट में यूज हो रहे हैं तो क्रेडिट तो अलाउड रहेगा ही. क्लियर? वेरी गुड. फिर यही जो मोटर व्हीकल्स है पैसेंजर वाले और वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स है, इनके रिलेशन में जो सर्विसेज है उसका देखते हैं रिस्ट्रिक्शन. तो ए बी कहता है सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस. अपने पास कार है तो उसका इंश्योरेंस भी लगेगा ना, हर साल इंश्योरेंस रिन्यू कराना पड़ता है, इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ता है, उस पर भी तो जीएसटी लग के आता है. तो वो जीएसटी का हमको क्रेडिट मिलेगा क्या? मैंने मर्सिडीज खरीदा तो खरीदने का तो क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन हर साल जो उसका इंश्योरेंस कराएंगे और हर साल उसका सर्विसिंग कराएंगे उसका क्रेडिट मिलेगा क्या? वो सर्विसिंग भी तो टैक्सेबल है, इंश्योरेंस भी तो टैक्सेबल है, कभी डैमेज हुआ तो रिपेयर मेंटेनेंस भी तो टैक्सेबल है, उसका क्रेडिट मिलेगा क्या? तो देखो क्या लिखता है, सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर मेंटेनेंस इन सो फार एज दे रिलेट टू मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट रिफर्ड टू अंडर ए और डबल ए, इन ऊपर में जो रिफर्ड है. तो बोल रहा है कि उसका नहीं मिलेगा, ये तीनों का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, सर्विसिंग का भी नहीं, रिपेयर मेंटेनेंस का भी नहीं, और जनरल इंश्योरेंस जो है उसका भी नहीं, यानी कार इंश्योरेंस. लेकिन फिर उसमें भी एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड दैट, एक्सेप्शन, provided that the input tax credit in respect of such services shall be available where the motor vehicle, vessel or aircraft referred to under A or AA are used for the purposes specified therein. तो इसमें जो ये ऊपर एक्सेप्शन देखे थे ना, तो वो एक्सेप्शन में अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको फिर ये तीनों सर्विसेज का भी मिलेगा. यानी इन शॉर्ट, अगर आपको कार का कैपिटल क्रेडिट अगर मिल रहा है, यानी परचेज पे जो क्रेडिट है वो मिल रहा है, तो फिर उसका जो ये रिपेयर, सर्विसिंग और इंश्योरेंस होगा उसका भी मिलेगा. ठीक है, समझ में आए? सो इफ यू आर यूजिंग द मोटर कार फॉर फर्दर डीलरशिप, यानी आप डीलर हो, आगे बेचते हो, या आप उसको सिखाने के लिए स्कूल ड्राइविंग, ये जो देखे थे अपन ने, या टैक्सी एंड टूरिस्ट व्हीकल, तो ये तीनों में आपको क्रेडिट अवेलेबल था ना. और वेसल एयरक्राफ्ट में ये जो 1, 2 है, यानी टोटल 4, ABC एंड 2, 4 इसमें अवेलेबल था. तो यहाँ पर आपको ये जो सर्विसेज है, 3 सर्विसेज है, सर्विसिंग जो हर कुछ महीनों में अपन कराते हैं, पेड सर्विसेज वगैरह, फिर रिपेयर मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस, ये तीनों का भी क्रेडिट आपको हमेशा मिलता रहेगा. तो वो फर्स्ट पॉइंट. और दूसरा कि वेयर रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन एंगेज्ड in the manufacture of such motor vehicle, vessel or aircraft. अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, अब देखो सिंपल में बताता हूँ एग्जाम्पल्स, रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप कौन हो गए? होंडा मोटर्स. होंडा मोटर्स ने हजारों कार बना के रखे हुए हैं, उनके जो गैराजेस हैं उनमें पड़े हुए हैं वो कार, स्टॉक इन ट्रेड रहता है ना. अब ये स्टॉक में जो कार है उसका भी तो इंश्योरेंस तो करा के रखना पड़ेगा ना. कार का इंश्योरेंस तो करा के, वही स्टॉक में जल गई, आग लग गई तो इंश्योरेंस तो रहता है. तो ऐसा नहीं है कि बिकने के बाद ही इंश्योरेंस होता है, अपने स्टॉक इन ट्रेड का भी तो इंश्योरेंस होता है ना. तो कार्स हमारे लिए स्टॉक इन ट्रेड है बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरर्स. हमने शिप बना के रखे, हमने एयरक्राफ्ट्स बना के रखे, हम बोइंग कंपनी है, एयरबस कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, हमने बहुत सारे एयरक्राफ्ट बना के रखे हैं, उसका इंश्योरेंस करा के रखा है, तो उसका क्रेडिट अपने को मिलेगा. फिर वो कार खड़े हुए हैं, उनका आगे चल के कोई सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस भी अगर आया तो उसका भी क्रेडिट अपने को मिलेगा. हालांकि वो तो हम ही कर लेंगे, लेकिन सपोज के बाहर से करवाया तो क्रेडिट मिलेगा. लेकिन मेनली मैन्युफैक्चरर जो वर्ड है प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस का उनको अलाउ किया है. बाकी रिपेयर मेंटेनेंस क्या, नए कार है उसको रिपेयर का ही का लगता है, और लगा भी तो अपन ही करेंगे ना, कोई बाहर वाले को थोड़ी बोलेंगे करके दे और बिल बना के दे और टैक्स लगा के दे. और इन सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट इंश्योर्ड बाय हिम. अब यहाँ भी क्या है, देखो जनरल इंश्योरेंस सर्विस वाली कंपनी है तो इसमें ले लेते अपन कोई भी एक ले लो, फॉर एग्जांपल कि
नेशनल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है ना अपनी गवर्नमेंट वाली, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, ये सब जो है। अब ये क्या हुआ कि नेशनल इंश्योरेंस ने कुछ कारों का इंश्योरेंस करा के रखा था। अब वो कार जिसका इंश्योरेंस करा के रखा है, इन्होंने करके रखा है, वो हो गई डैमेज हो गई, तो ये गई कार रिपेयर में। तो इसका रिपेयर का बिल पे कौन करेगा? नेशनल इंश्योरेंस करेंगी ना। दे विल हैव टू, बिकॉज दे हैव इंश्योर्ड द कार। आजकल ये रहता है ना अपना कैशलेस इंश्योरेंस। तो मेरी कार भैया फारूक की कार है, डैमेज हो गई, एक्सीडेंट हो गई, मैं थोड़ी रिपेयर करता हूँ, मैं तो गराज में भेज देता हूँ कार। उसका बिल गराज वाला जो है वो किसको भेजता है? सीधा नेशनल इंश्योरेंस को। तो ये बिल जो रिपेयर का आएगा नेशनल इंश्योरेंस के पास, उसके अंदर जो जीएसटी लगा होगा उसका क्रेडिट नेशनल इंश्योरेंस को मिलेगा क्या? तो आंसर है यस। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको ये रिपेयर सर्विसिंग वगैरह का मिल जाएगा। तो उन्होंने जो कार इंश्योर करके रखी है वो अगर डैमेज होती है, उसका रिपेयर होता है, तो उसको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन फारूक क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ए टीचर, प्रोफेसर रनिंग फारूक क्लासेस। मैं अगर कार खरीदता हूं तो मेरे को कोई क्रेडिट नहीं है, उसका रिपेयर करवाता हूं, सर्विसिंग करवाता हूं, इंश्योरेंस करवाता हूं, उसका भी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अब मैं सोच रहा हूं कि बंद कर दूं ये क्लास बेकार और टूरिस्ट कंपनी खोल लूं, टूर ऑपरेटर, टूरिस्ट कंपनी। तो मैं जितने गाड़ियां खरीदूंगा उसका भी क्रेडिट मिलेगा और उसके रिपेयर सर्विसिंग सबका मिलेगा। आए समझ में? तो ये हो गए 3, ये सब मोटर व्हीकल, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, 3 चीज से रिलेटेड है। बहुत सिंपल है, याद हो गए, वेरी गुड। फिर चलते हैं क्लॉज बी पे। फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो इसमें 3 है बी के अंदर, 1 2 3। नंबर 1 में है फूड एंड बेवरेजेस। अब आप सब जानते हैं कि फारूक जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे क्लासेस तो वैसे है ही लेकिन प्रैक्टिस भी है। और जो आर्टिकल्स आते हैं हमारे यहाँ, 3 साल रहते हैं हमारे साथ, तो उनको डेली ब्रेकफास्ट लंच डिनर ऑफिस में होता है। आप कहेंगे तीनों तो इतने लंबे काम आप काम कराते हैं? ऐसा नहीं है, शिफ्ट में काम होता है हमारे, बहुत सारे काम है। तो जो लोग कुछ मॉर्निंग से आ जाते हैं, 6 बजे से ऑफिस चालू होता है हमारा, तो उनका शिफ्ट है 6 to 1। फिर कुछ लोग नॉर्मल टाइम पे आते हैं 10 to 7, और कुछ लोग आते हैं शाम को 3 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक रुकते हैं। तो ऐसे आर्टिकल्स के भी शिफ्ट्स हैं हमारे यहाँ। तो इसमें जो भी उनको जैसे कोई जो भी टाइम इसके अंदर में आता है उनको फ्री में खाना मिलता है हमारे ऑफिस में। एंड वी हैव सर्विस फ्रॉम 5 स्टार कंपनीज। 5 स्टार जो ये होते हैं केटरिंग, जितने भी 5 स्टार होटल्स के, उनसे हमारा टाई अप है, तो वो खाना ला के यहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको फ्री में खाना डेली मिलता है, सारे 5 स्टार होटल्स का। आप कहेंगे सर आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया, हम आपके आर्टिकल बन जाते। अभी मैं क्या करूँ, कितने लोगों को बताऊँ? पूरे इंडिया के आर्टिकल्स अकेला मैं तो नहीं रख सकता ना। तो खैर जो भी है, तो फूड एंड बेवरेजेस। अब फूड एंड बेवरेजेस सर्विस मैंने ली फॉर माई एम्प्लॉइज, मगर उसका कोई क्रेडिट मेरे को नहीं मिलता। तो उसमें जो जीएसटी लग के आता है उसका कोई क्रेडिट नहीं है। फिर ऑफिस पार्टीज़ वगैरह होती है हमारे यहाँ, हर सैटरडे ऑफिस पार्टी होती है, तो उसमें हम खाना बुलाते हैं, ज़ोमैटो से बुलाते हैं, स्विगी से बुलाते हैं, बाकी जगह से बुलाते हैं, जस्ट फॉर अ चेंज। क्योंकि 5 स्टार का खाना खा के भी हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं सर वो कुछ स्ट्रीट फूड वगैरह बुलाओ, पानी पूरी, चाट मसाला वगैरह वगैरह भी हमको चाहिए, ढाबेली एंड वड़ा पाव, वो भी कभी कभी हम बुला लेते हैं, जस्ट फॉर अ चेंज, यू नो। कब तक कोई इंसान 5 स्टार का खाना खाएगा? तो ये ऐसे पार्टीज होते रहते हैं हर सैटरडे, खाना आता है, फूड एंड बेवरेजेस, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर आउटडोर केटरिंग करवाया, हर महीने हमारा एक पिकनिक भी जाता है, ऑफिस पिकनिक होता है, उसमें आउटडोर केटरिंग की सर्विस हम लेते हैं, केटरर को अपॉइंट करते हैं कि यहाँ भी हम जा रहे हैं, जो भी स्पॉट पे वहाँ हमें खाना खिलाए।
देखो सब बिजनेस यूज है, सब बिजनेस यूज है, मगर कोई क्रेडिट नहीं है। तो आउटडोर केटरिंग में भी नहीं है। देन ब्यूटी ट्रीटमेंट, हमारे जो आर्टिकल्स जो लड़कियां हैं उनको हम ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। यस, अच्छे दिखने चाहिए ना भाई, आर्टिकल्स अच्छे रहेंगे, अच्छे दिखेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, अच्छा काम भी करेंगे। तो उनको ब्यूटी, हर सैटरडे कूपन्स भी देता हूँ, बहुत सारे जो सैलून्स हैं उनके, स्पाज एंड सैलून्स के, और कभी कभी हम इन हाउस भी बुला लेते हैं और वो अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे आर्टिकल्स को, मगर उसका भी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा मुझे। ब्यूटी ट्रीटमेंट नो क्रेडिट। हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज भी नहीं। तो हमारे पास जिम तो नहीं है, थोड़ा छोटा स्पेस है हमारा, लेकिन जो बड़े बड़े जिम है हमारे सिटी में, उनके मेंबरशिप लेके हम हमारे आर्टिकल्स को देते हैं फ्री में, एम्प्लॉयज़ को, आर्टिकल्स को, जिम फैसिलिटीज़ अवेलेबल, उसका पैसा सीधे मैं भरता हूँ, मगर उसका भी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये सब एग्जांपल आप सुन रहे हैं ना, अच्छे से दिमाग में डाल रहे हैं ना। विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लिस्ट को ऐसे याद करना मुश्किल है, तो यू हैव टू विजुअलाइज। तो खाना हो गया, इन हाउस भी हो गया, आउटडोर भी हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। अब ये हम तो नहीं देते, लेकिन दूसरी कोई इंडस्ट्री में कोई देता भी होगा, ख़ास करके फिल्म मेकिंग वगैरह में जो प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स है, तो दे मे हैव टू इनकर द एक्सपेंस ऑन कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी ऑफ देयर एम्प्लॉइज, है ना। देन लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट्स रिफर्ड टू अंडर क्लॉज ए और डबल ए। ये फिर वही आ गया, लीजिंग, रेंटिंग एंड हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। ये कौन से वाले, जो ए और डबल ए में डिसअलाउड है। तो जैसे मैंने कहा ना कि आप अगर ये लेते हो, मोटर व्हीकल खरीदते हो, फारूक हक ने अगर मर्सिडीज़ खरीदी, मारुति नहीं मर्सिडीज़ खरीदा, तो उसका क्रेडिट मेरे को नहीं मिलता, है ना। तो मैं कहूँगा कि अच्छा मैं खरीदूंगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो एक काम करते हैं अपन, खरीदते नहीं है, रेंट पे लेके आते हैं। तो रेंट पे लाएंगे, कार रेंटल वालों से रेंट पे ले लेंगे, तो फिर रेंट में जो जीएसटी लग के आएगा उसका क्रेडिट अपन ले लेंगे। तो आंसर है नो, वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कैपिटल गुड्स परचेज यानी मोटर व्हीकल परचेज का क्रेडिट अगर नहीं अलाउड है, तो अगर आप उसको रेंट पे लोगे तो रेंट में जो जीएसटी लग के आएगा उसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। याद रखो, रेंटल का क्रेडिट भी अलाउड नहीं है। लेकिन उसमें दोनों में जो एक्सेप्शंस देखे थे अपन ने, कि जहां कार का क्रेडिट मिलता है, तो वो अगर रेंट पे लेके आते हैं तो रेंट पे जो जीएसटी लगा होगा उसका भी क्रेडिट उनको मिलेगा। तो वो देखो एक्सेप्शन में दिया है, एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर द पर्पसेस स्पेसिफाइड देयरिन, एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर द पर्पसेस स्पेसिफाइड देयरिन। तो उसमें जैसे एक्सेप्शंस थे, तो वहां अगर वो रेंट पे लेते हैं तो उनको क्रेडिट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वो स्कूल ड्राइविंग स्कूल, तो ड्राइविंग स्कूल वाला अगर कार परचेज करेगा तो भी क्रेडिट मिलेगा, और ड्राइविंग स्कूल वाला आदमी अगर रेंट पे लेके आएगा कार तो भी उसको क्रेडिट मिलेगा। रेंट के ऊपर जो जीएसटी लगा होगा उसका क्रेडिट मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली फॉर वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। अब एयरक्राफ्ट भी देखो, एयरक्राफ्ट का एक एग्जांपल देता हूँ, लीज पे। तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो है ना, ये जैसे मैंने इंडिगो कहा, तो इंडिगो अगर एयरक्राफ्ट खरीदता है, परचेज करता है इंडिगो, तो उसको क्रेडिट मिलेगा। और अगर वो लीज पे भी लेता है, बहुत सारे एयरलाइंस जो है वो इतना कॉस्ट इनकर करना नहीं चाहते, बिकॉज एयरक्राफ्ट्स आर वेरी कॉस्टली, तो इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर डूब जाएंगे, तो वो क्या करते हैं कि लीज पे लेते हैं। स्टार्टिंग में कंपनी फॉर्म हुई है तो पहले वो लीज पे लेके चलाते हैं, फिर जब अच्छे एस्टैब्लिश हो जाएंगे तो परचेज करेंगे। सो वी कैन हायर 50-60 एयरक्राफ्ट्स ऑन लीज एंड रन देम, स्टार्ट आवर एयरलाइन कंपनी। तो वो लीज रेंट में जो जीएसटी लगेगा उसका क्रेडिट इंडिगो को मिल जाएगा, समझे। और ये प्रैक्टिकल में होता भी है। तो वो एक हो गया। फिर उसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत सारे पॉइंट्स हैं,
पॉइंट नंबर 1 में फूड एंड बेवरेजेस हुआ, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, जिम वगैरह उसमें आ गए, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स, एंड लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर मैं मेरे एम्प्लॉयज़ का लाइफ इंश्योरेंस करवाता हूँ या मेरा खुद का कराता हूँ, अपन अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया, उस पर जीएसटी लगा, वो जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैंने अपने एम्प्लॉयज़ का लाइफ इंश्योरेंस करवाया तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। सिमिलरली हेल्थ इंश्योरेंस मैंने खुद का करवाया या मेरे एम्प्लॉयज़ का करवाया, क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where an inward supply of such goods or services or both is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both, or as an element of a taxable composite or mixed supply। एक ही एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है कि अगर अपन ने ये जो इनपुट सर्विस आ रही है, ये इनपुट सर्विस को यूज करके आउटपुट सर्विस प्रोवाइड की सेम कैटेगरी की, जैसे मैं एक हेल्थ सेंटर चलाता हूं तो मेरा आउटपुट भी वही है, मैंने हेल्थ का इनपुट लिया और हेल्थ आउटपुट, या ब्यूटी ट्रीटमेंट इनपुट एंड आउटपुट, तो उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा। ठीक है, या केटरिंग, मैं भी एक केटरर हूं, आपसे भी मैंने केटरिंग लिया और आगे किसी को प्रोवाइड किया। जैसे कि एग्जांपल देखो, मैं केटरिंग में हूं और एक ऑर्डर मुझे मिला है 2000 लोगों का केटरिंग करना है, एक बहुत बड़ी शादी का ऑर्डर मिल गया है, 2000 लोगों का केटरिंग करके देना है। अब मेरे पास इतने इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है कि मैं इतना खाना बना सकूं, तो मैं क्या करता हूं कि बाकी जो केटरर्स है उनसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि आप सप्लाई मुझे करें और मैं कस्टमर को करूंगा। तो थोड़ा थोड़ा ऑर्डर मैंने इधर उधर ऑफ लोड करके रखा है। ठीक है, तो वहां से जैसे ओम केटरर्स है, कार्तिक केटरर्स है, जनपद केटरर्स है, तो इनसे मैं लूंगा और मैं आगे सप्लाई करूंगा पैसेंजर को, अब पैसेंजर बोलता हूं कस्टमर को। तो इसमें ये तीनों केटरर्स जो बिल बना के मुझे देंगे तो उसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा और मैं उसको सेट ऑफ कर सकता हूं अगेंस्ट माय आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ऐसा है। तो एक ही एक्सेप्शन है, अगर अपन सेम कैटेगरी है तो उसमें जैसे लीजिंग रेंटिंग का भी एग्जांपल हो, लीजिंग रेंटिंग एंड हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, तो मेरा काम रेंटिंग का है, मेरा खुद का काम रेंटिंग का है, मैं कार्स रेंट पे चलाता हूँ और कुछ कार्स तो मेरे पास खुद के हैं और कुछ कार्स मैं खुद रेंट पे लेके आता हूँ। मैंने रेंट पे लिया और मैंने आगे रेंट पे दिया तो मेरे को क्रेडिट मिलेगा, है ना। लेकिन जो कस्टमर्स है, जो यूजर्स है, उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर दूसरा है मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। तो इसमें मेंबरशिप होगी, जैसे फारूक ने मेंबरशिप लेके रखी है, 4 जिम की लाइफ मेंबरशिप है मेरे पास, कितने सारे क्लब्स की लाइफ मेंबरशिप है मेरे पास, जो बड़े बड़े क्लब्स होते हैं, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा, सिर्फ लाइफ मेंबरशिप नहीं, कोई भी एनुअल मेंबरशिप भी लोगे तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। देन ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। वेकेशन पे जाने के लिए अगर आपने ट्रैवल बेनिफिट्स दिए हैं एम्प्लॉइज को तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट व्हाट अबाउट बिजनेस ट्रैवल? अरे मेरे मैनेजर्स हैं, उनको बिजनेस के लिए ट्रैवल करना पड़ता है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, फॉर बिजनेस पर्पस, उसका क्रेडिट मिलेगा। याद रखो, बिजनेस ट्रैवल का क्रेडिट मिलता है, तो वहाँ पे बाजू में कहीं नोट करके लिख दो, बिजनेस ट्रैवल क्रेडिट अलाउड, लिख दो बाजू में, फॉर बिजनेस ट्रैवल ITC अलाउड, ITC अलाउड ऑन बिजनेस ट्रैवल।
तो एम्प्लॉयज़ को तो भगाना पड़ता नहीं यहाँ से वहाँ काम के लिए। सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है तो अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी जगह भेजेंगी, क्लाइंट्स प्लेस पे भेजेंगी, जाओ वहाँ जाके 10 दिन रहो, काम करके आओ, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आओ। तो वहाँ पे ट्रैवल बेनिफिट्स है तो क्रेडिट मिलेगा। कंपनी विल पे द बिल्स एंड टेक क्रेडिट। लेकिन वेकेशन पे भेज रहे अपन एम्प्लॉयज़ को होम छुट्टी पे जाने के लिए तो फिर नहीं मिलेगा। और प्रोविजो में उसमें भी है दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज टू बोर्ड शैल बी अवेलेबल वेयर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू इट्स एम्प्लॉयज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। तो अब ये सारे जो अपन ने डिसअलाउ किए ऊपर में, जैसे प्लास्टिक सर्जरी को डिसअलाउ किया, एम्प्लॉयज़ को प्लास्टिक सर्जरी प्रोवाइड की तो डिसअलाउड है। लेकिन अगर ये लॉ के अंदर ऑब्लिगेटरी है, लेबर लॉज होते हैं, लेबर लॉज में अगर ये ऑब्लिगेटरी है, कोई भी लॉ में ऑब्लिगेटरी है एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना अपने एम्प्लॉय के लिए, तो फिर क्रेडिट अलाउड रहेगा। ठीक है, तो ये सारे जो ऊपर में देखिए जो डिसअलाउड है, इफ दे आर ऑब्लिगेटरी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स तो फिर अलाउड रहेगा। जैसे कि अपने फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हुआ, 4 एम्प्लॉय घायल हो गए, इंजरी हो गई, तो उनका रिपेयर मेंटेनेंस करवाना, रिपेयर मेंटेनेंस यानी वही उनको फ्रैक्चर हो गया तो उनको डेंटिंग पेंटिंग करवाना। अरे डेंटिंग पेंटिंग नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। और किसी का चेहरा डैमेज हो गया तो उसको प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करानी पड़ेगी ना, फिर तो वहाँ फिर अलाउड रहेगा। लेकिन वैसे तो हेल्थ मेडिकल सर्विसेज तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है, तो क्रेडिट तो लेंगे नहीं अपन। लेकिन मान लो कि अगर वो टैक्सेबल भी है तो फिर अलाउड रहेगा, क्रेडिट विल बी अलाउड। लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा लॉ तो पढ़ा नहीं है जिसमें जिम ऑब्लिगेटरी हो, जिसमें ऐसा लिखा हो कि एवरी एम्प्लॉयर शैल प्रोवाइड जिम सर्विसेज टू हिज एम्प्लॉइज। आपने देखा है कि ऐसा कोई लॉ? आज तक नहीं ना, मैंने भी नहीं देखा। लेकिन मान लो कभी ऐसा लॉ बन गया तो अलाउड रहेगा, क्रेडिट विल बी अलाउड इन दैट केस। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी other than plant and machinery except where it is input service for further supply of work contract service। कुछ समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? तो देखो ये मैं समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इसमें क्या है कि थोड़ा सा और मिक्स करके चीज़ों को मैं समझाता हूँ ताकि ओवरऑल एक व्यू आपके दिमाग में बैठ जाए। ये फारूका क्लासेस है, सब जानते हैं, द वर्ल्ड फेमस फारूका क्लासेस, है ना। हमको लग रही है एक बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग फॉर रनिंग दी क्लासेस, है ना। क्लासेस के लिए एक बिल्डिंग अपने को ज़रूरत है। अब ये बिल्डिंग अगर मैं परचेज करता हूँ, इफ आई परचेज दिस बिल्डिंग, बाय द सेम, और वो भी कैसे कि फुल्ली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग परचेज करेंगे तो उसमें तो कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर एक स्कीम बन रही है, स्कीम चालू है, उसमें मैंने बिल्डिंग बुक कर दिया बिफोर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सीसी के पहले अगर मैंने बुक किया है, बिफोर कंप्लीशन, तो इसमें क्या होगा कि जीएसटी लगेगा। तो इस पर जीएसटी लगा है 100 रुपये का एग्जाम्पल में, तो ये 100 रुपये का क्रेडिट क्या मुझे मिलेगा फारूका क्लासेस को? यानी कि ये सवाल है कि इज क्रेडिट अलाउड ऑन बिल्डिंग्स? आंसर इज नो, इसका हमें कोई क्रेडिट अलाउड नहीं होता।
नो आईटीसी। लैंड बिल्डिंग पे कोई क्रेडिट अलाउड नहीं है। लैंड पे तो खैर टैक्स ही नहीं होता, बिल्डिंग पे टैक्स लग सकता है, कंस्ट्रक्शन सर्विस जिसको हम कहते हैं, लेकिन फिर भी उसका अपने को कोई क्रेडिट अलाउड नहीं है। ओके, क्योंकि हम यूज़र है। फारूक का क्लासेस कौन हुआ, इसको यहाँ लिख दो, यूज़र ऑफ बिल्डिंग, तो अपने को कोई क्रेडिट अलाउड नहीं होता। ओके, दूसरी बात, अगर मैं मेरा बिल्डिंग खुद बनाऊं, आई मेक माई ओन बिल्डिंग, सो व्हाट आई डू इज आई बाई द इनपुट्स, सीमेंट, स्टील एक्सेट्रा, जितने भी आइटम्स लगते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, वो मैं खरीद के लाऊं, एंड आई कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग विच देन आई विल बी यूजिंग टू रन माई क्लासेस। तो पहले मैं बिल्डिंग परचेज कर लेता हूं, फिर उसको क्लासेस में यूज करूंगा, और क्लासेस जो है वो तो टैक्सेबल है, आप सब जानते हैं, क्लासेस पे जीएसटी लगता है। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, क्या ये सीमेंट स्टील वगैरह जो आ रहा है, जो इनपुट्स आ रहे हैं, क्या उसका क्रेडिट अपने को मिलेगा, क्योंकि सब पे जीएसटी लग के आएगा, तो इस पे जीएसटी लग के आया 120 रुपये, क्या इसका क्रेडिट हम ले सकते हैं? आंसर है नो, इसका भी कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलता, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो मैं खुद बनाऊं तो भी मेरे को इनपुट्स जो लगेंगे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगर मैं खरीदूं, आई बाई द बिल्डिंग, तो भी मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अगर मैंने एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया, तीसरा देखो, एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक पर्सन है जो मेरे को बिल्डिंग बना के देगा, यानी ये सारी जो चीज़ें हैं, सीमेंट, स्टील एक्सेट्रा, ये परचेज करके लाएगा, और वो मुझे सर्विस देगा कंस्ट्रक्शन का। ही विल कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग फॉर मी। तो उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कहते हैं। अब यहां पे देखो दो चीज आ गई, एक तो कि ये जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर है वो पहले सीमेंट, स्टील वगैरह उसके नाम से बुक करके लाएगा, तो ये चीज़ों का उसको क्रेडिट मिलेगा क्या? यस, इसको क्रेडिट अलाउड रहता है। लेकिन वो जो सर्विस हमको देगा और इस पे जो जीएसटी लगाकर हमको देगा, क्या उस जीएसटी का क्रेडिट हम यानी फारूक क्लासेस को मिलेगा क्या? तो आंसर है नो, आई विल नॉट गेट एनी आईटीसी। तो सीमेंट, स्टील का आईटीसी ये वर्क कॉन्ट्रैक्टर ले लेगा। तो मान लो यहाँ 100 रुपये लग के आया, तो ये 100 रुपये का क्रेडिट इसको मिल जाएगा, और वो अपना जो जीएसटी यहाँ 210 रुपये अगर है तो उसको सेट ऑफ भी कर सकता है, तो ये यहाँ सेट ऑफ हो जाएगा, और वो 110 रुपये गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन ये 210 का अपने को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, ऐसा। तो जो फाइनल यूजर होता है बेसिकली, उसको क्रेडिट डिसअलाउड है। और ऊपर वाला जो केस है जहाँ एक बिल्डर है, तो बिल्डर भी क्या है, ये जो बिल्डर है जिसे अपन खरीद रहे हैं, ये भी तो सीमेंट, स्टील वगैरह लेके आएंगे ना, सीमेंट, स्टील जो भी ये लेकर आएंगे एक्सेट्रा बिल्डर, तो उसको क्रेडिट मिलेगा क्या? आंसर है यस, इसका क्रेडिट इसको मिलता है, आईटीसी अलाउड है। तो जो बिल्डर हो गया या कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गई, जो भी आप उसको बोलो, बिल्डर, कंस्ट्रक्शन कंपनी या प्रमोटर, या उसको आप बोलो वर्क कॉन्ट्रैक्टर, तो इन लोगों को ये जो सारी चीज़ें हैं, बिल्डिंग इम्प्लीमेंट्स, मटेरियल्स, इसका क्रेडिट उनको मिलता है, क्योंकि वो उसको आगे सर्विस देने के काम में यूज़ कर रहे हैं ना, दे नॉट यूजर्स ऑफ द बिल्डिंग, तो उनको मिलता है। लेकिन जो यूज़र होता है, फारूक क्लासेस इज़ द यूज़र। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो बिल्डिंग, अपना फैक्ट्री बिल्डिंग बनवा रहा है, तो वो यूज़र है, ठीक है, उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। आया समझ में? तो इसलिए यहां जो लिखा है देखो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी बिल्डिंग बेसिकली। तो बिल्डिंग के लिए हम ये सर्विस किसी से ले रहे हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, तो उसका क्रेडिट हमको, यूज़र को
नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ ब्रैकेट में जो दिया है वो भी इंटरेस्टिंग, वो भी याद रखने का है। अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, अगर प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल हो रही है मेरे फैक्ट्री के अंदर और उसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट मैंने किसी को दिया है कि देखो मेरे को इंस्टॉल करके दो, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करके दो, तो वहाँ जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मैं लूँगा फॉर इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, टेक्निकली उसको इरेक्शन एंड कमीशनिंग कहते हैं। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने दिया है किसी को कि देखो मेरे को पूरा चिमनी उमनी बना के दो, तो उसने बना के दिया। फैक्ट्री मशीनरी इंस्टॉल करके दो, इंस्टॉल करके दिया। तो वहाँ जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का बिल मेरे पास आएगा और उसमें जीएसटी लग के आएगा, उसका क्रेडिट हमको मिलेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी को अंडरलाइन करके लिखो आईटीसी अलाउड। तो फिर डिसअलाउड किस पे है? बिल्डिंग पे डिसअलाउड है। Work contract service for construction of building is disallowed, but for plant and machinery, even though it may be immovable, it is allowed. लेकिन एक्सेप्शन में फिर वही दिया है, except where it is an input service for further supply of work contract service. यानी मेरा भी आउटपुट भी अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा इनपुट भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है और आउटपुट भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरे को मिलेगा। जैसे कि ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा, तो इसमें क्या होता है कि ये मेन वर्क कॉन्ट्रैक्टर है जो फारूका क्लासेस को सर्विस दे रहा है, लेकिन एक और वर्क कॉन्ट्रैक्टर है जो इसको सर्विस दे रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे देखो ये मेन वर्क कॉन्ट्रैक्टर जो है उसने मेरे को बिल्डिंग बनाने का काम मेरे से लिया है कि मैं आपको बिल्डिंग बना के दूंगा, 5000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में लूँगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल बिल्डिंग। लेकिन फिर उसमें प्लम्बिंग का काम करवाना है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कराना है और बाकी कई सारे काम होते हैं, तो उसका काम उसने और एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, तो उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। तो जो मेन वर्क कॉन्ट्रैक्टर है वो ऐसा नहीं है कि पूरा काम करे, कुछ काम वो सब कॉन्ट्रैक्टर से भी करवा के लेता है, वो भी वर्क के बेसिस पे, है ना। जैसे उसको दिया 300 रुपये टाइल लगाने का, तुम टाइल लेके आओ, पूरा लगा के मेरे को दो 300 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। फिर प्लम्बर को काम दिया इतने रुपए के हिसाब से। फिर पेंटर को काम दिया कि तुम पेंट लाओ, दीवार को पेंट करके दो 45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। ऐसे अलग अलग काम होते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट में, और सब कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो ये सब कॉन्ट्रैक्टर जो सर्विस देगा मेन कॉन्ट्रैक्टर को, उसका आईटीसी इसको मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो मेन कॉन्ट्रैक्टर जीएसटी लगा के यूज़र को देगा, यूज़र को फारूका क्लासेस, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो ये हो गया सी पॉइंट। सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के वर्क कॉन्ट्रैक्ट में अलाउड है, बाकी बिल्डिंग के अंदर अलाउड नहीं है। फिर डी में आता है, तो देखो डी में आपको ऑटोमेटिकली समझा दिया, goods or services or both received by a taxable person for construction of an immovable property other than plant and machinery on his own account। तो ये मैंने आपको समझा दिया ना कि मैं बिल्डिंग खुद बना रहा हूँ, मैं बिल्डिंग खुद बनाऊंगा, उसमें सीमेंट स्टील वगैरह सब लेके आया और सर्विसेज भी लेके आया, जो लेबर सर्विसेज वगैरह भी आएंगे, उसका कोई क्रेडिट मेरे को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के इरेक्शन के लिए अगर मैं चीज़ों को लेके आऊँ, सीमेंट स्टील वगैरह जो भी हो, तो मेरे को क्रेडिट मिलेगा, लेकिन बिल्डिंग के लिए नहीं मिलेगा। ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड्स और सर्विसेज बोथ आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चाहे बिल्डिंग को मैं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज़ करूँ या ना करूँ, मेरे को क्रेडिट नहीं मिलने वाला। तो फारूका क्लासेस तो कहता है ना कि भाई हम तो स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, ट्यूशन क्लास चलाएंगे, टैक्सेबल सर्विस है, तो भी नहीं मिलेगा। एंड फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी एंड डी, द एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशंस और ऑल्टरेशंस और रिपेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कंस्ट्रक्शन में रिकंस्ट्रक्शन भी आ गया है, एडिशंस, रिनोवेशन भी आ गए, जो कैपिटल नेचर के हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो मैंने क्या कहा कि मैंने ओरिजिनल बिल्डिंग बनाई,
5 फ्लोर की फारूका क्लासेस की बिल्डिंग बनी, तो उसका जो ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन हुआ उसमें जो भी सामान आया उसका क्रेडिट अपने को नहीं मिलेगा, राइट, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बाद में रिनोवेशन की ज़रूरत पड़ी, स्टूडेंट्स है ख़राब करते हैं बिल्डिंग को, 4-5 साल में रिनोवेट करने की ज़रूरत पड़ी, तो रिनोवेशन वगैरह जो है इंक्लूडिंग रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह, अगर वो कैपिटल नेचर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कैपिटलाइजेशन, अगर अकाउंट्स में हमने इसको कैपिटलाइज किया है रिनोवेशन एडिशंस को या रिपेयर मेंटेनेंस को, तो फिर उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये रेवेन्यू नेचर के है तो रेवेन्यू, थोड़ा सा क्रैक आ गया था बिल्डिंग में, उसको हमने रिपेयर करवाया, वो रेवेन्यू नेचर का है, हमने P&L में उसको डेबिट किया है, तो उसका क्रेडिट अपने को मिल जाएगा। तो 1-2 बोरे सीमेंट लेके आए और जितने रिपेयर वगैरह के काम थे वो करा लिए, और उसको P&L में अगर डेबिट किया है तो वो सीमेंट के बोरे जो खरीद के लाए उस पर जो GST लगा होगा उसका क्रेडिट अपने को मिल जाएगा। या एक कॉन्ट्रैक्टर को मैंने लगाया था, उसने लेबर चार्जेस लिए 2-3 लाख रुपए, उसका भी क्रेडिट अपने को मिल जाएगा अगर GST लगा के दिया है तो। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ लिख लो नोट में, इफ इट्स रेवेन्यू एक्सपेंस डेबिटेड टू P&L अकाउंट, P&L में अगर मैंने उसको बुक किया है, उसको डेबिट किया है, देन ITC अलाउड। तो एग्जाम में यही पॉइंट दिया रहता है, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग ऐसा, और उसमें उसको कैपिटलाइज किया है या उसको P&L में डेबिट किया है, ये दिया होगा वहाँ, उस पर ध्यान रखना। P&L डेबिट आइटम है तो अपने को वो खर्चे पे जो भी GST लग के आया होगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा। और अगर एसेट अकाउंट को डेबिट किया है, बिल्डिंग अकाउंट में कैपिटलाइज किया है, फिर अपने को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। चलो फिर आगे चलते हैं। ई, गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10, यानी कॉम्पोजिशन। तो ये तो पहले से ही मैंने आपको समझाया था, कॉम्पोजिशन टैक्स का क्रेडिट किसी को नहीं मिलता क्योंकि वो अमाउंट इनवॉइस में शो भी नहीं किया होता है ना। और एक वो नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 जो है, जिसमें कंसेशनल रेट है, तो उसमें भी वही लिखा है ना कि उसका अमाउंट आप शो नहीं कर सकते इनवॉइस में, तो फिर सामने वाला जो यूज़र है, जो रिसिपिएंट है, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। Then goods or services are both received by a non-resident taxable person, जो NRTP है, NRTP कहते हैं उसको, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो इसको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं उसका कोई क्रेडिट उसको नहीं मिलता, एक्सेप्ट ऑन गुड्स इम्पोर्टेड बाय हिम। अगर वो कोई गुड्स इम्पोर्ट करके लाया तो इम्पोर्ट में जो GST का पेमेंट होता है ना, जिसको अपन वहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स बोलते हैं कस्टम में, उसका क्रेडिट बस उसको मिलेगा। बाकी यहाँ डोमेस्टिक चीज़ों का क्रेडिट नहीं मिलेगा, इंडिया में जो परचेस करेंगे उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। देन गुड्स और सर्विसेज बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब मैं चश्मा ही खरीद के लाया, देखो 80,000 का चश्मा है, उस पर GST भी लग के आया, क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं, पर्सनल कंजम्पशन वाली चीज़ है ना, ये पर्सनल चीज़ है मेरी फारूका, नॉट अ बिजनेस एसेट। सिमिलरली ये घड़ी खरीद के लाया है, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, T-शर्ट खरीद के लाया है, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये चेयर खरीद के लाया, इसका मिलेगा क्योंकि ये ऑफिस यूज़ है, चेयर मेरे साथ घर नहीं जाती तो चेयर ऑफिस यूज़ है। देन गुड्स लॉस्ट, इंटरेस्टिंग है ये बहुत। हम सामान खरीद के लाए थे स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड का तो क्रेडिट मिलता है, लेकिन हो गया चोरी हो गया तो हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्रेडिट को हटाना पड़ेगा। तो जितना भी गुड्स लॉस्ट होता है ना, स्टॉक इन ट्रेड अगर जल गया, ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, निस्तो नाबूद हो गया, तो उसका अगर क्रेडिट लेके रखा है तो उसको रिवर्स करना पड़ता है। लॉस्ट, स्टोलन, चोरी हो गया, चुरा के ले गया स्टॉक मेरा,
तो हमारी डायमंड की दुकान है और 5 डायमंड कल चोरी हो गए, क्रेडिट रिवर्सल। डिस्ट्रॉयड, फैक्ट्री में आग लग गई और पूरा स्टॉक इन ट्रेड जो था रॉ मटेरियल वो जल के खत्म हो गया। रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ यानी कि कभी कभी इनपुट जो होते हैं खराब भी हो जाते हैं ना। इनपुट आया, बेचारा जला भी नहीं, लॉस भी नहीं हुआ, लेकिन पड़े पड़े वैसे ही खराब हो गया, उसकी शेल्फ लाइफ कम होगी, ख़त्म हो गया, तो हम उसको राइट ऑफ करेंगे बुक्स में। राइट ऑफ यानी बुक्स में जिसको राइट ऑफ करना, उसका वैल्यू खत्म हो गया है तो उसको राइट ऑफ करो। और डिस्पोज्ड ऑफ यानी फिजिकली उसको डिस्पोज ऑफ कर दो, फेंक दो, खत्म हो गया है। और बाय वे ऑफ गिफ्ट, हमने उसको गिफ्ट में बांट दिया। और फ्री सैंपल्स, या तो गिफ्ट में बांटा या फ्री सैंपल्स करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये सभी केसेस में क्रेडिट हैज टू बी रिवर्स्ड। ओके, लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, स्टोलन, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ और गिवन बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स। और आखिरी में है जो अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसको समझने की जरूरत भी नहीं है। एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 74, 129 और 130। इसको लिख दो वहाँ पे कि इवेजन, एक वर्ड डाल दो, इवेजन। तो इसमें क्या होता है कि अगर अपन ने टैक्स को इवेड किया, कैसे कि ये एक सप्लायर था और ये अपन है रेसिपिएंट, है ना। तो सप्लायर ने क्या किया, इवेजन किया, इवेजन ऑफ टैक्स। तो जहां लगाना चाहिए था 5,000 रुपये, उसने सिर्फ 1,000 रुपये बिल में लगाकर अपने को दिया। तो ये 1,000 का तो अपन ITC ले लेंगे जो उसने बिल में लगा के दिया, लेकिन बाद में पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो उस पर एडिशनल टैक्स गवर्नमेंट ने रिकवर किया 4,000 रुपये ऑन अकाउंट ऑफ इवेजन। 4,000 रुपये उससे रिकवर हुए। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये 4,000 अपने पे पास ऑन करके अपने को क्रेडिट मिल सकता है क्या? यानी वो रेसिपिएंट को बोलेंगे ना बायर को, क्या तू देख 4,000 मेरे को दे दे और तू क्रेडिट ले ले, तो तेरा तो नील हो जाता है और मेरे को फ़ायदा हो जाता है। तो आंसर है नो, इट कैनॉट बी पास्ड ऑन। एंड नो ITC कैन बी क्लेम्ड बाय रेसिपिएंट। तो ये 4,000 वो रेसिपिएंट से रिकवर भी नहीं कर सकता, और अगर कर भी ले तो रेसिपिएंट उसका क्रेडिट नहीं ले सकता। आए समझ? तो ऐसा है वो। तो इवेजन में अगर पकड़े जाने के बाद अगर वो टैक्स पे करता है, एडिशनल टैक्स, तो नो क्रेडिट विल बी अलाउड टू द रेसिपिएंट। हाँ, तो इस तरह से ये सबसेक्शन 5 है। इसको कम से कम 10 बार पढ़ने का है। समझाना तो मेरा काम था, मैंने समझा दिया। अब एक एक पॉइंट को अच्छे से विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ना है, 10 बार उसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। ओके, वेरी गुड। फिर आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द क्रेडिट रिफर्ड टू अंडर सबसेक्शन 1 and 2 में बी एट्रीब्यूटेड। ऑब्वियसली, तो इसके लिए उन्होंने रूल्स बनाए हैं। ये रूल बनाने का पावर है। ये रूल अपन अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर एंड चैप्टर 6, उससे मतलब नहीं आपको, द एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी मीन्स एपरेटस, इक्विपमेंट। ये जो अपन ने देखा ना, प्लांट एंड मशीनरी में क्रेडिट अलाउड होता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो इसलिए उस पर लिखा है कि वो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो लिखा है एपरेटस, इक्विपमेंट एंड मशीनरी फिक्स टू अर्थ बाय फाउंडेशन or structural support that are used for making outward supply of goods or service or both, and includes such foundation and structural support but excludes land, building or any other civil structures। यानी जैसे कि एक प्लांट एंड मशीनरी है, तो पूरा फैक्ट्री बिल्डिंग है, ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है, और उसमें यहाँ पर अपन ने प्लांट इंस्टॉल किया मशीनरी। तो क्या ये बिल्डिंग के जो वॉल्स है और छत है उसको भी क्या अपन प्लांट एंड मशीनरी बोलेंगे क्या? नहीं। So that building, the factory building by itself is not included in plant and machinery.
लेकिन ये जो मशीन है ये बहुत बड़ा मशीन है, लंबा है, तो यहाँ पर अपने को एक वॉल बनाना पड़ा इसको सपोर्ट देने के लिए। तो ये जो वॉल है दिस विल बी पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और इसका जो सिविल फाउंडेशन होगा, गड्ढा खोद के जो पाइल वाइल डालेंगे और फाउंडेशन डालेंगे, वो भी प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। समझ में आ रहा है? फाउंडेशन जिसके ऊपर प्लांट या मशीनरी फिक्स होंगी, और प्लांट एंड मशीनरी बहुत लंबा है तो उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए अगर हमने कोई वॉल वगैरह कंस्ट्रक्ट किया जिस पे वो अटैच होगा, तो देन यस दैट मच इज प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन उसके अलावा फैक्ट्री बिल्डिंग है या पूरी ज़मीनीच है, तो क्या उसको भी आप प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूड कर लोगे क्या? नहीं। तो इसका बट एक्सक्लूड्स लैंड एंड बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर्स। टेलीकम्युनिकेशन टॉवर्स, टेलीकॉम टॉवर्स जो है पूरे शहर में आपको दिखते हैं ना, लंबे लंबे टॉवर्स, टेलीकम्युनिकेशन टॉवर्स, तो वो भी एक्सक्लूडेड है। एंड पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, पाइपलाइंस जो रहते पानी या ऑयल वगैरह लाने के लिए या ले जाने के लिए, तो अपनी फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर है तो अब तो उनको प्लांट एंड मशीनरी मानेंगे, लेकिन फैक्ट्री के बाहर जो है उसको नहीं मानेंगे, तो उसका फिर अपने को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। टेलीकम्युनिकेशन टॉवर्स का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से वो एक्सप्लेनेशन है। ग्रेट, तो दैट वाज सेक्शन 17। काफ़ी लंबा लेक्चर था, तो यहाँ लेंगे अपन ब्रेक, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रूल 42, और मेरे ख्याल से एक ही रूल काफ़ी होगा। फिर उसके बाद के लेक्चर में देखेंगे रूल 43।